तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का पाठ 2 पढ़ेंगे। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने उत्तक पाठ के बारे में पढ़ा था। अगर आप वो पाठ भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ के बारे में आप पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं कि जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहा जाता है। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। अब पदार्थ को 2 भागों में हम बांटते हैं: शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के भी आगे 2 भाग हैं: तत्व और यौगिक। तो ये फ्लो चार्ट के हिसाब से हम समझ सकते हैं। और मिश्रण के भी आगे 2 भाग हैं: समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो ये सिर्फ एक फ्लो चार्ट है, इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आते हैं, जैसा हम फ्लो चार्ट में देख चुके हैं। मिश्रण क्या होता है। मिश्रण का मतलब है मिक्सचर। जब हम किन्हीं 2 पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो हमें मिश्रण मिलता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं: समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण कौन से होते हैं? जिनका संघटन समान होता है, मतलब जो पूर्ण रूप से मिले हुए होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं। मतलब हम उनका पता नहीं लगा सकते कि उनके घटक कौन कौन से हैं। जैसे जल में चीनी का मिश्रण, जल में नमक का मिश्रण, जब हम उन्हें घोलते हैं तो वो पूरी तरह से घुल जाते हैं। इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण वो हैं जो अलग अलग रहते हैं। जिस प्रकार जल में रेत का मिश्रण या जल में तेल का मिश्रण, और भी आप कहीं बहुत सारे उदाहरण सोच सकते हैं। अब विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया था, जल में नमक का मिश्रण, जल में चीनी या जल में नींबू का मिश्रण। तो विलयन 2 प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना होता है: विलेय और विलायक। तो विलेय क्या होता है? जिस पदार्थ को ज़्यादा पदार्थ में घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं, और वह पदार्थ जिसमें हम उस चीज़ को घोल रहे होते हैं उसे विलायक कहते हैं। तो अगर हम उदाहरण लें नींबू पानी का, तो नींबू को हम विलेय कहेंगे और पानी को हम उसमें विलायक कहेंगे, क्योंकि पानी ज़्यादा मात्रा में है और नींबू कम मात्रा में है। अब विलयन के उदाहरण क्या क्या हैं? चीनी और जल का विलयन, यह तरल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक है। पेय पदार्थ जैसे सोडा जल, कोक आदि तरल विलयन में गैस के रूप में हैं। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो विलेय होती है और जल विलायक होता है। इसी प्रकार जो वायु है हमारे चारों ओर वायुमंडल में, वह भी गैसों का ही एक विलयन है। इसमें ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण होता है। और नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होती है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं: वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। विलयन क्या होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं: 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। उदाहरण है नींबू जल, सोडा जल। कोलाइडल विलयन, कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते, लेकिन ये प्रकाश को आसानी से फैला देते हैं। और इस प्रकाश को फैलाने का जो प्रभाव होता है उसे टिंडल प्रभाव का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। निलंबन, जैसे कि हम पेंट और गंदा पानी देखते हैं, वह एक निलंबन का उदाहरण है। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय के पदार्थ घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम में ही लटके रहते हैं और हम इन्हें आँखों से अलग देख सकते हैं। इसके बाद हम इनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं, विलयन, कोलाइड और निलंबन के।
या फिर हम ये कह सकते हैं कि विलयन, कोलाइड और निलंबन में अंतर क्या है। विलयन एक समांगी मिश्रण है और इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसलिए उन्हें आँख से हम नहीं देख सकते। अपने छोटे आकार के कारण ये गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसलिए इनमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता। छानने की विधि द्वारा इन कणों को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कि अगर हम नींबू पानी में से नींबू को छानना चाहें तो वह नहीं किया जा सकता। अब कोलाइडल विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये आँखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण तल पर बैठ जाते हैं। इन्हें छानना विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे कि दूध में से हम क्रीम को अलग करते हैं, दूध को घुमाते हैं, घुमाने से अपकेंद्रण विधि द्वारा जो भारी पदार्थ होता है दूध, वह नीचे बैठ जाता है और हल्का पदार्थ जो क्रीम है वह ऊपर आ जाता है। अब निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कण आँखों से देखे जा सकते हैं और ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दिखता है। जब इसे शांत छोड़ते हैं तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। जैसे आपने पेंट को देखा होगा तो उसे शांत छोड़ देने पर उसके कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो टिंडल प्रभाव हमने देख चुके हैं, चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर प्रकाश का मार्ग दूसरे बीकर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का घोल है, दूध का घोल है, और जो पहला बीकर है उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो दूध है वह कोलाइडल है और वह टिंडल प्रभाव दिखाता है। टिंडल प्रभाव के और भी उदाहरण हैं। जैसे आप किसी जंगल में सूर्य की किरणों को देखते हैं तो आपको उनका मार्ग दिखाई देता है और इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर कोहरे के छोटे छोटे जल के कण जो है वो कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। अब मिश्रण से पदार्थों को अलग करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो सबसे आसान विधि तो है छानना, लेकिन छानना विधि हम सिर्फ उन्हीं पदार्थों में उपयोग कर सकते हैं जिनमें जो कण हैं वो आसानी से घुलते नहीं हैं। तो ये विधियाँ हैं वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण या अपकेंद्रण, पृथक्करण कीप, उदरपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन विधि, प्रभाजी आसवन और क्रिस्टलीकरण। अब इन विधियों के बारे में हम आगे बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है वाष्पीकरण। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, इसमें वाष्प जो होते हैं वाष्पीकरण से उड़ जाते हैं और उसके पीछे दूसरा घटक शेष रह जाता है और वह अलग हो जाता है। इसमें एक पदार्थ जिसका क्वथनांक दूसरे से कम होता है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, वह टेम्परेचर, वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ वाष्प बनकर उड़ जाता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो उदाहरण में हम देखते हैं स्याही को जल से अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग। तो जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें हमने एक वाच ग्लास रखा हुआ है और उसमें हमने स्याही जो है वह रखी हुई है। जब हम उसे नीचे से गर्म करते हैं तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और जो स्याही है वह वाच ग्लास में रह जाती है। तो इस प्रकार से वाष्पीकरण विधि द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। अगली विधि है अपकेंद्रीकरण। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जब मिश्रण को तेज़ी से हम घुमाते हैं तो भारी कण नीचे चले जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। जैसे दही से मक्खन निकालने में और दूध से क्रीम निकालने में इसी विधि का उपयोग किया जाता है। तीसरी विधि है पृथक्करण कीप। जब दो अघुलनशील द्रव हमारे पास हों, उदाहरण के लिए जल में तेल, तब हम उन्हें छानकर अलग नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम पृथक्करण कीप का उपयोग करते हैं। चित्र में आप पृथक्करण कीप देख सकते हैं, इस प्रकार की होती है। इसके नीचे एक स्टॉपर लगा होता है और जब हम इसमें जल और तेल का मिश्रण डाल देते हैं तो तेल ऊपर रहता है, जल नीचे रहता है और स्टॉपर को खोलने कर हम जो जल है उसका बाहर
निकाल देते हैं और जो तेल है वह कीप के अंदर रह जाता है और इस प्रकार ये दोनों अलग हो जाते हैं। अगली विधि है उदरपातन विधि। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उदरपातन होता क्या है। जब कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम कहते हैं उदरपातित पदार्थ। तो इस विधि का उपयोग उन पदार्थों को अलग करने में किया जाता है जिसमें एक पदार्थ उदरपातित हो और दूसरा पदार्थ उदरपातित ना हो। तो उदाहरण में हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक उदरपातित पदार्थ है, अर्थात वो सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड एक उदरपातित पदार्थ नहीं है। तो चित्र में आप देख रहे हैं हमने वाच ग्लास में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण लिया है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड के वाष्प बनकर ऊपर उठते हैं और कीप की दीवारों पर ठंडे होकर ठोस बन जाते हैं और नीचे हमारा सोडियम क्लोराइड शेष रह जाता है, तो इसे हम अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार उदरपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगली विधि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोम का मतलब कलर। तो इस विधि से हम कलर जो है रंगों को अलग कर सकते हैं। इसमें जब पानी या किसी भी अन्य द्रव के कण ऊपर की ओर विभिन्न रंगों के साथ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफिक पेपर द्वारा रंग जो है वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंगों के सोखने की क्षमता अलग अलग होती है। अगली विधि है आसवन विधि। जब दो या दो से अधिक घुलनशील तत्वों के बीच का क्वथनांक एक दूसरे से कम होता है तब इन्हें आसवन विधि से अलग करते हैं। सबसे पहले कम क्वथनांक मतलब कम तापमान पर उबलने वाला द्रव वाष्पित होकर ट्यूब से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे शेष रह जाता है ज़्यादा क्वथनांक वाला द्रव। तो हम दोनों को अलग कर लेते हैं। उसके बाद है प्रभाजी आसवन। जब हमारे पास दो से अधिक संघटक एक ही द्रव में हों तब हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण हवा और पेट्रोलियम, क्योंकि हवा में भी बहुत सारे घटक पाए जाते हैं। इसके बाद विधि है क्रिस्टलीकरण। मिश्रण से अशुद्धियों को अलग करने के लिए अशुद्ध मिश्रण के क्रिस्टल को उचित विलयन में घोलकर उसे गर्म करके विलयन अलग कर दिया जाता है और उसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे शुद्ध क्रिस्टल बन जाते हैं और उसको फिल्टर पेपर से छान लिया जाता है। इस विधि को क्रिस्टलीकरण भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, मतलब कि इस परिवर्तन को हम दोबारा से वापस ला सकते हैं, जैसे कि पानी का बर्फ़ में बदलना, तो वापस हम बर्फ़ को पानी में भी बदल सकते हैं। तो यह एक उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते, इसमें बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित या निष्कासित की जाती है और उदाहरण है मक्खन का बर्तन में पिघलना। दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब एक बार परिवर्तन हो जाने पर यह दोबारा से वापस मूल रूप में नहीं आ सकता। उदाहरण के लिए दूध का दही में बदल जाना, क्योंकि दही फिर से दूध में नहीं बदल सकती। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं हम, लकड़ी और कागज़ का जलना, क्योंकि लकड़ी और कागज़ जल जाने के बाद नए पदार्थ मतलब कार्बन बन जाता है और वो फिर से लकड़ी और कागज़ में नहीं बदल सकते, इसलिए यह अनुत्क्रमणीय होता है। क्या आप बता सकते हैं कि मोमबत्ती की प्रक्रिया में जब मोमबत्ती जलती है तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं, क्योंकि मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती के धागे का जलना, जिसमें कार्बन बनता है जलकर और गैसें उत्पन्न होती है, नए पदार्थ बनते हैं, वह एक रासायनिक परिवर्तन है, अर्थात इसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब तत्व क्या है? तत्व जैसे हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था कि वह एक शुद्ध पदार्थ है जिसे साधारण पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता और ना ही भौतिक एवं रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं।
तत्वों के 3 प्रकार हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो धातुओं में चमक होती है, धातुवर्ध्यता होती है, विद्युत की सुचालक होती है और उदाहरण है इसके सोना, लोहा, तांबा, चांदी, पारा आदि। अधातुओं में चमक नहीं होती, यह तन्य भी नहीं होती और ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है और इसके उदाहरण है ऑक्सीजन और फास्फोरस। इसके बाद उपधातुएं जो धातु और अधातुओं के बीच के गुण रखती हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये तीनों ही श्रेणियां तत्वों की आती है और ये शुद्ध पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। अब उसके बाद यौगिक। जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में जुड़ जाते हैं तब उनसे यौगिक कहते हैं, जैसे जल H2O या फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में जुड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 में जुड़ जाते हैं। अब मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या क्या है? मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्योंकि उसमें दोनों ही पदार्थ आपस में क्रिया नहीं करते। इसमें संघटन परिवर्तनीय होता है, मतलब हम इसे दोबारा से अलग कर सकते हैं। सभी घटक अपने अपने गुणधर्मों को दिखाते हैं और इन्हें भौतिक विधियों द्वारा पृथक भी किया जा सकता है। जबकि यौगिक में नया पदार्थ बन जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं और जब ये मिलकर H2O बनाते हैं तो जल बनता है, जो कि गैस नहीं है, द्रव है। इस प्रकार यह नया पदार्थ बनता है और वह एक निश्चित अनुपात में ही मिलते हैं। जिस प्रकार हमने बताया था कि जल H2O अर्थात हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु परमाणु आपस में मिलकर यौगिक बनाता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूर्ण रूप से अलग होते हैं और इन्हें केवल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अब मिश्र धातुएं, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ये धातुओं का समांगी मिश्रण होता है जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक और कॉपर का मिश्रण है। इसमें जिंक 30% और कॉपर 70% होती है। जब हम इनको मिला देते हैं आपस में तो इनका जो मिश्रण होता है पीतल, वह एक मिश्र धातु है। और भी उदाहरण हैं, जैसे कि स्टील, लोहे और कार्बन का मिश्रण है। अब इसके बाद हम नियम पढ़ते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो जिस अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, या फिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद है स्थिर अनुपात का नियम। जैसे कि हम यौगिक के निर्माण में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में ही बना होता है। उदाहरण के लिए H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 के अनुपात में हमेशा होते हैं। तो अब इस पाठ में आपको तत्व, यौगिक, मिश्रण और पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी पता लग गई होगी। वीडियो के अगले भाग में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ेंगे। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही घंटी के बटन को भी दबाएं।